हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो वीडियो रहेगी आपको गाइड करने के लिए है कि आप क्लास 12th में अप्लाइड मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कैसे कर सके। ठीक है, जो भी आपका टारगेट है, अगर आपका टारगेट 100 तो डेफिनेटली आप 100 अचीव करोगे। अगर आपका टारगेट 95 है तो 95 करोगे, 90 है तो भैया 90 करोगे। मेरा काम है आपको यहाँ पर अच्छे से गाइड करना, अच्छे से बताना कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सब चीज डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। एक एक चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना सकें कि किस तरीके से आपको क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स में स्कोर करना है। फ्री में कैसे आप कर सकते हो, पेड कोर्सेज आप कैसे कर सकते हो, सब कुछ बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको एक पाथ मिल जाएगा, आपको एक तरीका मिल जाएगा कि किस तरह से आपको अपनी स्टडी को आगे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस। बहुत से बच्चे एंड तक भी कमेंट करते रहते हैं, सर ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है, ये तो हमारे स्कूल में कराया है, ये तो हमारे स्कूल में नहीं कराया है। तो ये आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। अब आपके स्कूल में क्या करा रहे, क्या नहीं करा रहे, उससे तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, वो मेरे हाथ में है नहीं। हाँ, लेकिन सीबीएसई जो सिलेबस में लिख रही है वो सिलेबस मैं आपको बता सकता हूँ कि वो सिलेबस क्या क्या है और कैसे आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, पहली जो यूनिट है आपकी वो है नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। बहुत प्यारी सी यूनिट है, 11 मार्क्स की यूनिट है। बड़े आराम से आप इसके 11 मार्क्स ले सकते हो। इसके अंदर टोटल मिलाकर 6 टॉपिक्स आपको मिलते हैं। मॉडुलर अर्थमेटिक एंड कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, उसके अलावा सेकंड टॉपिक एलिगेशन मिक्सर, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप एंड सिस्टम, रेसिस एंड गेम्स और न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपको क्लास 12th में तो पढ़ने ही पढ़ने। अगर आप सीयूटी का एग्जाम देते हो या कोई और कंपटीशन एग्जाम भी देते हो, जनरल टेस्ट आप ऑप्ट करते हो, तो वहां पर भी ये सारे टॉपिक आते हैं। तो बड़ी प्यारी यूनिट है, बड़ी मजेदार यूनिट है। ठीक है, और 11 मार्क्स की यूनिट है। हर एक टॉपिक में से आप मान के चलो कि क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, कोई 1 नंबर का, कोई 2 नंबर का, कोई 3 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट हमारी यूनिट है एल्जेब्रा। 10 मार्क्स की यूनिट है। इसके अंदर 2 टॉपिक है, मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, लेकिन मैट्रिसेस के अंदर भी कई सारी चीजें हैं। टाइप ऑफ मैट्रिसेस है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके अलावा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। और ऐसे डिटरमिनेंट में आप जाओगे कि डिटरमिनेंट निकालना आपको 2/2 का, 3/3 का, एडजॉइंट कैसे निकालना है, इनवर्स कैसे निकालना है, वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ ना, बहुत ईजी यूनिट है। ठीक है, इसके 10 मार्क्स आप बड़े प्यार से ले सकते हो। ठीक, उसके बाद इस यूनिट के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, कैलकुलस। ठीक है, इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट हम ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स की यूनिट है। इसके अंदर टोटल 4 टॉपिक है। एक में आपको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बताएगी, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। एक में आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करना है। फिर आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यूज करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यूज करना है। ये 4 टॉपिक आपको इसके करने हैं। 10 नंबर है, डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो, पूरे पूरे स्कोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें आनी नहीं चाहिए। उसके बाद आता है इन्फ्रेंशियल सेट्स। 5 नंबर का टॉपिक है, लेकिन बड़ा सा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है ये। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, लेकिन इस बार अच्छी बात ये की गई है। ठीक है, पिछली बार भी हो गई थी खैर ये बात, कि इसमें 2 सैंपल टेस्ट वाले क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। जो लेंदी लेंदी क्वेश्चन होते थे वो हटा दिए गए। केवल 1 सैंपल टेस्ट है। उसके अलावा कुछ थ्योरी का पार्ट है जो आपको इसमें पढ़ना है, यानी थ्योरी इसमें ज्यादा आपको ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि थ्योरी में से भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उसके बाद इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डाटा। एक्चुअली इंडेक्स नंबर तो अब इसमें से हट ही गया, फिर भी चैप्टर के नाम में इंडेक्स नंबर लिखा रहता है, वो एक अलग बात है। टाइम बेस्ड डाटा ये टॉपिक है हमारा। इसके अंदर टाइम सीरीज की थ्योरी है, थोड़ी सी थ्योरी है, ज्यादा थ्योरी नहीं है। उसके अलावा मूविंग एवरेज मेथड और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, 2 मेथड है। दोनों मेथड ही आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन में भी आ सकते हैं, कई बार अलग अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, बहुत प्यारे 6 नंबर है, बड़े आराम से ग्रैब कर सकते हो। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स 15 मार्क्स, बहुत महंगी यूनिट है, बहुत महंगी यूनिट है, 15 नंबर की यूनिट है। लेकिन 15 के 15 नंबर आप ले सकते हो। बस और बस आपको इसमें क्या करना है, फार्मूलाज अच्छे से लर्न कर लेने हैं और कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। ठीक है, बस इतना सा है, बाकी सब कुछ समझने में बड़ा आसान चीजें हैं। परपेचुटी है, सिंकिंग फंड है, ईएमआई है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स है, सीएजीआर है और डेप्रिसिएशन है। बहुत इजी इजी टॉपिक्स हैं, बड़े आराम से आप समझ लोगे। बल कैलकुलेशन पर थोड़ा वर्कआउट आपको करना है। 15 नंबर आपको यहाँ से लेने ही लेने हैं। उसके बाद आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। 8 मार्क्स की यूनिट है। ठीक है, यहाँ पर ये 8 मार्क्स की यूनिट है। इसके अंदर से
आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगी सॉल्व करने के लिए। कॉर्नर पॉइंट मेथड आपको यूज करना है। एक मेथड और होता था लेकिन वो पिछले साल ही डिलीट कर दिया गया था, तो इस साल भी वो डिलीटेड है। यानी ये 8 नंबर भी आप बड़े प्यार से ले सकते हो। यानी ये सारे जो यूनिट अभी तक जो हमने डिस्कस करी है एक्सेप्ट कैलकुलस, ये सारी यूनिट ऐसी है अगर आप इनको ठीक ठाक टाइम दोगे ना तो आप इनमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिली मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, कंसेप्चुअल वाइज अगर हम बात करें, इनके क्वेश्चन के हिसाब से बात करें, तो ऐसा बहुत कम चांसेस होगा कि आप इसमें किसी क्वेश्चन में ऐसा फंस जाओ कि आपको समझ ही ना आए। ठीक है, बहुत ही रेयर चांस होगा। बड़े प्यार से आप ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। बस आपको ज्यादा ध्यान देना है कैलकुलस पर। 15 मार्क्स की यूनिट है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के बराबर है। लेकिन अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक 6 दिन इनफ है। लेकिन कैलकुलस में 15 मार्क्स का सेम वेटेज है, लेकिन 6 से 3-4 गुना टाइम लग जाता है। 6 दिन के मुकाबले 3-4 गुना टाइम लग जाता है। यानी 1 महीना आप ये मान के चलो कि लगभग लगभग अगर आप जब स्टार्टिंग में आप कर रहे हो तो 1 महीने तक का टाइम आपको लगेगा इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, इसके अंदर आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है जो क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है। उसी के बेस पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, ये थोड़ा छोटा हो गया है पहले के मुकाबले। इंटीग्रल्स है और डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें से भी लास्ट की 2 एक्सरसाइज कट गई हैं। अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो लास्ट के 2 एक्सरसाइज के अंदर नहीं है। तो कुल मिलाकर ये 15 मार्क्स की यूनिट है। यानी यही एक यूनिट ऐसी है जिस पर थोड़ा आपको फोकस ज्यादा करना है, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, हम तो मेहनत करेंगे करेंगे, लेकिन आपको भी मेहनत करनी है। तो अगर आप इन टॉपिक्स को बड़े अच्छे ढंग से करते हो तो आपके पूरे 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। अगर आपने आज भी स्टार्ट करा है ना तो भी बहुत टाइम है। ये सारे के सारे टॉपिक्स आप बड़े इजीली कर सकते हो। करना कैसे है, क्या क्या बुक यूज करनी है, कैसे कैसे आपको प्रोसीड करना है, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला काम है कि आपको आपके रिसोर्सेज पता हो कि रिसोर्सेज कहाँ पर हैं। रिसोर्सेज कहाँ पर हैं? रिसोर्सेज यहाँ पर शायद वाला पेज गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बुक्स के बारे में। बुक्स के बारे में सबसे पहले बात करता हूँ कि बुक्स, मेजरली बुक्स कौन कौन सी आप लोग यूज कर रहे हैं। या तो आप सीबीएसई हैंडबुक यूज कर रहे हैं, सीबीएसई हैंडबुक यूज कर रहे हैं, या फिर आप एमएल अग्रवाल यूज कर रहे हैं, या फिर आप एमएल भार्गव यूज कर रहे हैं, या फिर आर डी शर्मा यूज कर रहे हैं। किसी स्कूल में कोई बुक चल रही है, किसी में कोई बुक चल रही है, किसी में कोई बुक चल रही है, किसी में कोई बुक चल रही है। लेकिन मेजरली ये बुक, एक ललित शर्मा जी की बुक और भी है, किसी किसी स्कूल में वो भी लगी हुई है। लेकिन ज़्यादातर अगर स्कूलों की मैं बात करूँ तो यही बुक्स यूज़ की जा रही हैं अभी तक। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई इन चारों बुक्स को करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको मैं ऐसा रिसोर्स दे रहा हूँ कि जो इन चारों बुक का सप्लीमेंट है। यानी आपको अलग अलग बुक्स में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट ज़रा वेट करेंगे। अगर मैं कहूँ कि इन चारों बुक्स का सप्लीमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आपको ये चारों बुक्स नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक बुक करनी है, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक ऑफ गॉड क्लासेस। ये मत समझना कि भाई ये गौर क्लासेस का क्वेश्चन बैंक है इसलिए मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जिन बच्चों ने पिछले साल क्वेश्चन बैंक ये यूज किया है, ठीक है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे वीडियो में अगर देखते हैं तो वो कमेंट जरूर करें कि उनको क्वेश्चन बैंक से कुछ हेल्प मिली है या नहीं मिली। ठीक है, ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक में आपको दिखा दूं, ये क्वेश्चन बैंक है, अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये सारी बुक्स की अगर मैं बात करूँ ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो राइटर्स हैं बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं, काफ़ी टाइम से बुक्स लिख रहे हैं, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स अभी नया टॉपिक आया और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें अभी इन बुक्स के अंदर अपडेटेड नहीं है, सारी चीज़ें अपडेटेड नहीं है। सीबीएसई हैंडबुक तो एक बार आई थी, सीबीएसई ने एक बार इशू करी थी, उसके बाद तो इन्होंने कभी इसको अपडेट भी नहीं करा। तो इसमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डिलीटेड हो चुकी हैं। ठीक है, एमएल अग्रवाल की बुक में कई चीजें अपडेटेड हो चुकी हैं। ठीक है, एमएल भार्गव की बुक में भी अपडेट हुई होंगी चीजें, और ऐसे आर डी शर्मा जी की है। लेकिन
अगर मैं ये कहूँ कि भाई खाली हम इस बुक के ऊपर रिलाई करें तो भी वो ठीक नहीं है। खाली इस बुक के ऊपर करें, इस बुक के ऊपर करें, क्योंकि इन सब का कहीं ना कुछ टॉपिक ऐसा है जो किसी बुक में सही है, किसी बुक में ज्यादा अच्छा है, किसी बुक में ज्यादा अच्छा नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई इन सारी बुक्स को आप चार चार बुक्स को करने की बजाय आप सिर्फ एक बुक करो, क्वेश्चन बैंक ऑफ गौर क्लासेस। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको कंसेप्ट मिलेगा सारा। इसके अंदर आपको पीवाई क्यूज मिलेंगे सारे। इसके अंदर आपको एसर्शन एंड रीजन मिलेंगे। इसके अंदर आपको केस स्टडीज मिलेंगी। इसके अंदर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसके अंदर आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो भी मिलेंगे। और प्लस पॉइंट ये है, इन सब के अलावा इसमें आपको सीयूटी का क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा। यानी सीयूटी के लिए भी आपको अलग से कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें जितने भी पीवाई क्यूज अभी तक हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हमने कंबाइन करके सीयूटी का क्वेश्चन बैंक बनाया, जो इसी बुक के अंदर इंक्लूड कर दिया गया अलग से लास्ट में। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्जी है। मेरा काम है सजेशन देना। ये मत समझना कि गौर क्लासेस की बुक है मैं तो इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, ये बुक आप करेंगे तो इसमें आपको सब कुछ यहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई बुक्स की। जब आप लास्ट में जाएंगे, जब सारा कोर्स आप खत्म कर लेंगे, तो सैंपल पेपर आपको करने हैं। तो गौर क्लासेस का भी सैंपल पेपर आता है, और भी सब उसके पब्लिशर के सैंपल पेपर आते हैं। अब अपने हिसाब से देखना कि आपको क्या बेटर लगता है, वो आप सैंपल पेपर यूज करना। लेकिन सैंपल पेपर करने जरूर हैं, लेकिन वो सब लास्ट की बात है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यूट्यूब लेक्चर्स पर। अगर आप फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बस आपको क्या करना है, वॉच टाइम देना है, व्यू देना है। ठीक है, बस इतना करना है, कुछ पैसा नहीं देना, कुछ नहीं लगेगा आपका। यूट्यूब पर जाना है आपको। यूट्यूब लेक्चर्स में एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, एमएल अग्रवाल के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें डिटेल में एक्सरसाइज वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अगर आप जल्दी जल्दी रिवीजन करना चाहते हैं, जल्दी आप टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो वन शॉट सीरीज आप देखेंगे। इसके अलावा पीवाई क्यू सीरीज भी अवेलेबल है। इसके अलावा एमसीक्यू की सीरीज है, ये भी अवेलेबल है। ठीक है, ये सारी सीरीज हमारी अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है लास्ट ईयर की, क्योंकि लास्ट ईयर और इस साल का सिलेबस सेम है। तो आप वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, सारी सीरीजें देख सकते हो, उससे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, ये तो हुई सारी फ्री की बातें। अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हो, तो आप पेड कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हो, जो कि है उड़ान 6.0 नाम से। ठीक है, इसकी फीस है 5999। इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये डिस्काउंट के बाद आप इसको परचेज कर सकते हो। जो क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं वो आपको एज ए रिकॉर्डेड फॉर्मेट मिलेंगी, उनको आप देखेंगे, क्योंकि क्लासेस ऑल्टरनेट डेज में होती है। 3 दिन आप लाइव क्लासेस अटेंड करोगे, 3 दिन आप पीछे का बैकलॉग कंप्लीट करोगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कोई भी डाउट होता है, तो आप लाइव क्लासेस में एंड में अपने डाउट आप पूछ सकते हो। तो इस तरह से आपका सिलेबस वहां से कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको जो जो चीजें मैंने यहाँ बताई है ना, ये सब कुछ इसी के अंदर है। ये सब कुछ आपको इसी के अंदर मिलेगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको क्वेश्चन बैंक की हार्ड कॉपी मिलेगी, क्वेश्चन बैंक की हार्ड कॉपी मिलेगी, सैंपल पेपर मिलेगा। ये दोनों बुक आपके घर पे डिलीवर होंगी। ठीक है, इसके अलावा आपको डीपीपीज मिलेंगे, सैंपल पेपर। जब आप सिलेबस खत्म हो जाएगा, रिवीजन क्लासेस भी होंगी इसके अंदर। इसके लिए आपको अलग से कुछ एक्सेस नहीं चाहिए, इसी के अंदर रिवीजन क्लासेस होंगी आपकी। रिवीजन क्लासेस के बाद सैंपल पेपर इसमें प्रैक्टिस होंगे, डाउट क्लासेस होंगी। मतलब आपको इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। सब कुछ हम बता देंगे आपको कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी। क्लासेस, सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा ये अक्टूबर में, लेकिन क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी अप टू योर एग्जाम। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी, आपके साथ हम रहेंगे। ठीक है, पूरा 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 आपको गौर क्लासेस का सपोर्ट मिलेगा आपके एग्जाम को क्रैक करने में। तो ये तो बात हुई कि भाई फ्री में आप कैसे कर सकते हो, पेड आप कैसे कर सकते हो। लेकिन आपको अपनी, चाहे आप पेड बैच ज्वाइन करते हो, चाहे आप फ्री में आप पढ़ते हो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, आप
जितने भी टेस्ट आपके होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं आपके स्कूल में, चाहे वो प्री बोर्ड्स हों, चाहे वो आपके क्लास टेस्ट हों, किसी भी टेस्ट को या प्री बोर्ड को ऐसा मत समझना कि इसके मार्क्स तो आगे लगेंगे नहीं तो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं। हर एक टेस्ट की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, हर एक टेस्ट को इंपॉर्टेंस दो और अपना एक गोल जरूर बना के चलो उस टेस्ट में। अगर आपकी क्लास टेस्ट हो रहा है 20 मार्क्स का भी हो रहा है तो आप अपना गोल जरूर बना के चलो कि मैंने कितनी प्रिपरेशन करी है और इसके अंदर मुझे कितने मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है, हर एक टेस्ट का अपना गोल बना के जरूर चलो। प्री बोर्ड जब आपके होंगे तो प्री बोर्ड का गोल बना के चलो कि आपने जितनी प्रिपरेशन करी है उसके हिसाब से अगर 80 में से आपको नंबर लाने हैं तो मैं 70 नंबर तो कम से कम लाऊंगा या लाऊंगी। ठीक है, उससे कम पे कंप्रोमाइज आपको नहीं करना, उतनी मेहनत आपको उसके हिसाब से करनी है। आपको लगता है कि अभी मेरी 60 की प्रिपरेशन हुई है, आप 60 का टारगेट लेके चलो, उस टारगेट को अचीव करो। ठीक है, अब ये मत करना कि सर टारगेट ही 80 में से हम 10 नंबर का ले लेंगे, 10 तो नंबर आ ही जाएंगे। ठीक है, टारगेट ऐसा लो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो और आपकी ने उसके हिसाब से अपनी स्टडी भी कर रखी हो। तो टारगेट जरूर बना के चलो। रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इस रेगुलरिटी में नहीं रहता तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं आप स्किप कर देते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो भूल गया, ठीक है, जो जो मैंने पढ़ा था मैं सब भूलता जा रहा हूँ। वो दिक्कत ये होती है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हो। रेगुलर आप 1 घंटा का टाइम जरूर स्लॉट निकाल के रखिए कि भाई 1 घंटा मुझे मैथमेटिक्स करना है। कभी कभी अगर छुट्टी मारने का मन करता है तो वो एक अलग बात है भाई, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस आप जरूर इसको करिए। उसके बाद फिर अपने जो बेसिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए। चाहे आप फ्री क्लासेस कर रहे हो, यूट्यूब से क्लासेस कर रहे हो, चाहे आप पेड बैच के अंदर हो, अपने जो बेसिक्स है, क्वेश्चन एक बार को कम कर लो कोई दिक्कत नहीं। अगर 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपने 15 क्वेश्चन कर लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए क्योंकि बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता, आपको मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। कि क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करके भी आपसे पूछ लिया ना, घुमा फिरा के भी पूछ लिया, तो भी आप समझ जाओगे कि दया कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ होती आप पकड़ लोगे और अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं है तो फिर आप वहां पर फंस जाओगे। अपने नोट्स जरूर बनाओ। बहुत से बच्चे क्या करते हैं आजकल, सर पीडीएफ दे दो, सर फार्मूला शीट दे दो। अरे भाई फार्मूला शीट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, सारे नोट्स की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लेकिन जब तक आप खुद अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप ढंग से उनको याद नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। आपके पास पीडीएफ भी आती है तो भी आप अपना एक नोटबुक बनाओ जिसमें आप अपने नोट्स लिखते हो, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखो, नोट्स लिखो, फार्मूलाज लिखो, अपने हाथ से लिखो, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा पेपर घिसो, थोड़ा पेन घिसो, तब जाके नंबर आएंगे। ऐसे नंबर नहीं आएंगे। आप सोचोगे यार पीडीएफ मिल गई, अरे पढ़ लिया, ये फार्मूला है, फार्मूला ऐसे होता है, फार्मूला ऐसे होता है, और जब एग्जाम में जाओगे तो वो सारा जो ऐसे ऐसे कर रहे थे ना वो सब कुछ मिक्स हो जाएगा, वो सब कुछ मिक्स हो जाएगा और दिमाग तुम्हारा फटने को हो जाएगा, बता रहा हूँ। तो इसलिए अपने हाथों से नोट्स बनाओ, समझो कि आप क्या लिख रहे हो। अगर आप लिखोगे तो आपको याद भी जल्दी रहेगा, ठीक है, और ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करो। कई बार हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 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 करते जाते हैं, सारी बुक की एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं, एग्जाम्पल्स को छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करो क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे हटकर भी कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। ज्यादातर तो सेम सेम से होते हैं जो एक्सरसाइज में होता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, उनको करने की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो। हम क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन ऊपर से देखा बॉडी को, हाँ ये क्वेश्चन है, देखा देखा सा लग रहा है, क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे होगा, पूरा हम पढ़ते भी नहीं है, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर जाके पता लगता है इस क्वेश्चन में तो पूछा ये था, निकाल हमने ये दिया। तो आप क्वेश्चन को पहले ही थोड़ा ध्यान से पढ़ो कि क्या क्या आपको उसमें निकालना है। अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई करो और उनके ऊपर काम करो। वीक एरिया कुछ भी हो सकता है, किसी की कैलकुलेशन वीक हो सकती है, ठीक है, किसी को कंसेप्ट में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, किसी को फार्मूला याद रखने में थोड़ा दिक्कत आती है, किसी को क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने में दिक्कत आती है कि स्टेटमेंट में जो लिखा गया है उसको पूछा जा रहा है तो उसमें आपको क्या बताना है। ठीक है, सिर्फ ट्रांसलेशन से काम नहीं चलता, क्वेश्चन के अच्छे सेंस को पकड़ो कि भाई क्वेश्चन में आपसे क्या दिया गया और क्या आपसे वो पूछ रहा है। तो उसके लिए जरूरत है कि आपको अपने वीक एरियाज पर काम करना है। जो भी आपका वीक एरिया आपको लगता है कि मेरे को क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है, तो फिर आप क्या करो, क्वेश्चन को थोड़ा स्लोली रीड करो, उसको समझ समझ के रीड करो। एक बार में नहीं आता उसको 2 बार समझो, 2 बार पढ़ो उसको, 3 बार पढ़ो उसको, इस तरह से अपनी वीकनेस पर काम करो। आपको लगता है कि कैलकुलेशन वीक है, कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस करो, ठीक है, तरीके ढूंढो कैलकुलेशन कैसे कैसे आप कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, थोड़ा जल्दी कर सकते हो। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन करते रहते हैं,
लिख कर, जितना लिख कर करोगे ना उतना आपके लिए बेटर रहेगा। हेल्प योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट टू सॉल्व देयर डाउट्स। जैसे मैं अपनी पेड क्लासेस में बोलता हूँ बच्चों को, बच्चों को डाउट्स है ना, तो आप पहले व्हाट्सएप ग्रुप में डालो। क्लास में तो पूछो पूछो, लेकिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, और जो बच्चे उस डाउट को सॉल्व कर सकते हैं उनको सॉल्व करो। ठीक है, जो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व करके अपने आंसर को ग्रुप में भेजो। उससे क्या दो फायदे होते हैं कि दूसरे बच्चे का डाउट दूर हो जाता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। मेन चीज है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। अगर वो डाउट पूछ रहा है तो क्वेश्चन में हो सकता है कि कुछ ना कुछ ट्रिकी चीजें हो, तो अगर आपने उसको सॉल्व करा, सॉल्व आपसे एक बार में हो गया तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है, सही ट्रैक पे चल रहे हो। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो आपको पता चल गया ना यार, मेरे को ये वाला क्वेश्चन में मेरे को भी दिक्कत आ रही है, तो आप अपने फ्रेंड्स की, अपने क्लासमेट की हेल्प करो। उनके डाउट्स अगर हैं तो आप उसको सॉल्व करो। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और साथ साथ में थोड़ा सा मेल जोल, दोस्ती यारी आपकी बढ़ेगी। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पेशली अप्लाइड मैथमेटिक्स में, भैया कैलकुलेटर का यूज मत करो यार, कैलकुलेटर का यूज मत करो, या मोबाइल का यूज मत करो। अब जो मैं यहाँ पर बता रहा था कि भाई अपने वीक एरियाज पे काम करो, जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है ना, कैलकुलेटर का यूज वो डेफिनेटली करता है बच्चा। ठीक है। और वो बच्चा क्या, मैं अगर आज के टाइम में बात करूं, 100% में से 80% बच्चे कैलकुलेटर यूज करते हैं अपने होमवर्क को करने में, अपनी प्रैक्टिस को करने में। जहां पर लगा कि यार मल्टीप्लाई आ गई, बढ़िया सी बड़ी सी मल्टीप्लाई आ गया, डिवीजन आ गया, फटाफट कैलकुलेटर निकाला, सर टाइम सेव हो रहा है हमारा। यार अभी तो टाइम तुम्हारा सेव हो रहा है, एग्जाम में क्या करोगे? एग्जाम में क्या कैलकुलेटर देगा तुम्हें सीबीएसई? अगर कैलकुलेटर तुम्हें सीबीएसई प्रोवाइड कर रहा है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन जब सीबीएसई कह रहा है कि हम आपको कैलकुलेटर नहीं देंगे भैया एग्जाम में, और जब कैलकुलेटर एग्जाम में नहीं होता और आपके सामने मल्टीप्लीकेशन आ जाए, भैया 3752 को मल्टीप्लाई करना है 1254 से, आप फिर हाथ पांव फूल जाते हैं यार, 4 डिजिट की मल्टीप्लाई कैसे करें? क्वेश्चन वहीं छोड़ देते हो, आधा नंबर कट जाएगा, एक नंबर कट जाएगा, टाइम लगेगा इसमें, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं। लेकिन अगर यही चीजें आप अपनी प्रैक्टिस में ला रखी है आपने, आप उसके यूज टू हो चुके यार, 4 डिजिट की मल्टीप्लाई अब कर देंगे यार, फटाफट कर देंगे, कोई टाइम नहीं लगना ज्यादा। अगर आपको प्रैक्टिस में है, ठीक है, आपको टेबल्स आती हैं तो जल्दी कर लोगे। आपको टेबल ही नहीं आती है, बहुत से बच्चे 12th में हो गए हैं, और सही बात करूं तो 11-12 तक टेबल आती है बस। 11 की भी इसलिए आती है क्योंकि 11 होता है, फिर 22 होता है, फिर 33 होता है, फिर 44 होता है। बस 11 तक आ गया, 12 पे सोचना पड़ जाता है थोड़ा सा। 13 पे आती है तो फिर टाएं 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 टाएं, धीरे जितना आगे बढ़ते जाते हो उतनी टाएं 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 फिस होती जाती है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हो, चाहे वो डिवीजन हो, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन हो। अब टेबल कम से कम यार, कम से कम 12th में आ गए हो, 20 तक तो टेबल कम से कम याद रखो। और जितनी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, अभी टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। आपका एग्जाम में टाइम सेव होना चाहिए ना, आप अभी तो टाइम बचा लेते हो, एग्जाम में टाइम लगा देते हो, उल्टा काम करते हो। उल्टा काम करते हो, अभी सोचते हो यार टाइम बचा ले सर, थोड़ा सा बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा होमवर्क है, लेकिन एग्जाम में फिर परेशान हो जाते हो कि सर टाइम ज्यादा लग गया, पेपर में ना 3 घंटे का पेपर था, कम से कम 4 घंटे का पेपर होना चाहिए। तो उस जब ये चीज आपको पता है कि आपकी कैलकुलेशन वीक है, आप यहाँ पर टाइम ज्यादा लगाते हो, तो क्यों कैलकुलेटर यूज करते हो? मत करो कैलकुलेटर का यूज, बिल्कुल मत करो। स्पेशली अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, बिल्कुल भी कैलकुलेटर का यूज मत करो, वरना फंस जाओगे। सीयूटी के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, वहां भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और वहां तो ज्यादा टाइम भी नहीं होता, वहां तो 1 मिनट एवरेज होती है क्वेश्चन के लिए। तो उम्मीद है कि ये सारी टिप्स, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। आपके लिए जो सीरीज होगी हमारी यूट्यूब पर, वन शॉट की सीरीज जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो वन शॉट की सीरीज है वो जल्दी से जल्दी खत्म कर दें, ताकि आप अगर वन शॉट के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रिपरेशन करा दें। बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक तुरंत पहुंच सके। और सभी बच्चों से मैं कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखो, अपने एक डिटर्मिनेशन मन में रखो कि मुझे करना है, मेरे को करके दिखाना है। और जिसको ऐसा लगता है कि वो कर सकता है, कमेंट बॉक्स में लिखो मैं करूंगा या मैं करूंगी, हैशटैग मैं करूंगा या करूंगी, जरूर सबको लिखना है। ठीक है, जिसको भी लगता है कि हाँ मुझे अप्लाइड मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, छोटा मत सोचो, सोचना ये तो बड़ा सोचो ना। अगर पहले ही हम सोच के बैठे रहे 80 आ जाए सर, चल जाएगा काम, 85 आ जाए सर, चल जाएगा काम, उससे कम आएंगे। टारगेट बड़ा रखो, कोशिश उसके लिए करो, बाकी चीजें छोड़ दो आगे के लिए कि आगे क्या होगा, लेकिन अपनी मेहनत में
अपनी एफर्ट में, अपने प्रयास में कमी मत रखना। हैशटैग मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा या मैं करूंगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।